नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में छोटी छोटी ही सही लेकिन तेजी बढ़ के हो गई है 22,580 के आसपास। आज हम देख रहे हैं कि 50 अंकों की तेजी है निफ्टी में। हालांकि निफ्टी बैंक दूसरी साइड पर अलग चाल दिखा रहा है। वहां पर 350 अंकों की कमजोरी है और कमजोरी इस वजह से है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई होगा, ये जो बड़े वेटेज वाले बैंक है वहां पर कमजोरी के साथ आज कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वहां पर बढ़िया मोमेंटम है। फार्मा वाले शेयर भी चल रहे हैं। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर, आईटीसी, यहां पर तेजी है। लेकिन बड़ा वेटेज जहां पर है वो है रिलायंस। रिलायंस में करीब करीब 1.5%, अब 2% के आसपास की तेजी है और ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और एक और बड़ा वेटेज वाला शेयर जो सपोर्ट दे रहा है बाजार को वो है इन्फोसिस का, करीब 1.5% के आसपास की तेजी इन्फोसिस के शेयर में देखने को मिल रही है। सिप्ला है निफ्टी का टॉप गेनर 3% के आसपास की तेजी के साथ। क्या बाजार की तेजी यहां से और बढ़ेगी? क्या निफ्टी भी थोड़े रिवर्सल के संकेत देगा या फिर वहां पर चाल अलग ही रहेगी निफ्टी के मुकाबले? ये सब कुछ समझेंगे अगले 1 घंटे में और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़कर आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग वाले हम सौदे भी जानेंगे और आपको तमाम एक्शन वाले शेयरों पर हम व्यू भी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए पहले ये जान लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। फटाफट अंदाज में आपको बता देते हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे उनके दो जबरदस्त सौदे। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेंगे और लेकर आएंगे खास सेगमेंट खबर गर्म है। 3:15 पर हम लेकर आएंगे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड और 3:20 पर आपके सामने होगा इवेंट्स टू वॉच का। लेकिन ये सबको जानने से पहले शुरुआत करेंगे बाजार के प्रमुख हाइलाइट्स के साथ। 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो निफ्टी में लगातार 5वें दिन तेजी है, 22,580 के आसपास है। हमने लगातार 2 सत्र में 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखी और आज लगातार तीसरा सत्र होगा जब हम उसके ऊपर क्लोज करेंगे। निफ्टी बैंक हालांकि करीब 350 नीचे है। एसबीआई से, आईसीआईसीआई बैंक से आज इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि एफएमसीजी, रियल एस्टेट और आईटी शेयरों में खरीदारी है। इंफ्रा शेयरों में भी आज बढ़िया मोमेंटम है। जीआर इंफ्रा में तेजी है, आईआरबी में तेजी है, पीएनसी इंफ्राटेक, जिसको कि 2 रोड प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुनी गई है कंपनी, वहां पर भी तेजी है। 5 से 16% तक ये शेयर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नतीजे कमजोर आए थे। बीएचईएल के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अच्छी थी, कमेंट्री भी अच्छी थी, बावजूद उसके हम प्रॉफिट चेकिंग या ये कहें कि गिरावट हो रही है बीएचईएल के शेयर में। 5% करीब ये टूटा हुआ था शेयर। इसके अलावा जीएसएफसी के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। 8% की कमजोरी जीएसएफसी के शेयर में हम इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन फटाफट अपने एक्सपर्ट पर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि वायदा के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो थोड़ी सी नरमी वहां पर आई है। 21, 21.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। तो कहीं ना कहीं अब एक संतुलन वाली स्थिति वहां से बन रही है। लेकिन डिम्पी, आप ये बताइए कि वायदा के आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल अलग चाल निफ्टी की, निफ्टी बैंक की अलग चाल। अगला 1 घंटा कैसा होगा और क्या 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग की आज संभावना बन रही है बाजार में? 48,250 ये 20 दिन की एवरेज है, पार नहीं हुई थी। जब हम पुल बैक कर रहे थे तब भी पार नहीं हुई थी। तो जब तक एवरेज पार नहीं होती तो सिस्टम में शॉर्ट्स पड़े हुए थे, उनका वापस से प्रेशर आया। और आज बैंक निफ्टी के अंदर लीडरशिप किसी के पास है नहीं। ज़्यादातर बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो वीक है। इकलौता कोटक और बंधन बैंक किसी तरह से हरे निशान में है, सिर्फ हरे निशान में। एक समय तो ऐसा था, आज से करीब आधा पौना घंटा पहले, जब 12 के 12 शेयर ही बैंक्स के नीचे थे। और आज सुबह अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि बहुत दिनों तक ये डाइवर्जेंस ही नहीं चल सकता कि सरकारी चलेंगे निजी नहीं चलेंगे, निजी चलेंगे सरकारी नहीं चलेंगे। एक साथ बैंकिंग का कुनबा ज़रूर एक साथ इकट्ठा होगा। वो डायरेक्शन किसी भी तरफ हो लेकिन वो एक कंबाइन एफर्ट ज़रूर दिखाएगा। वो कंबाइन एफर्ट्स मार्केट के अंदर आज बैंक के ज़्यादातर शेयरों ने गिरावट के साथ दिखाया, या मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग के साथ दिखाया। 48,000 थोड़ा मेक ब्रेक लेवल था इस पुल बैक के हिसाब से, हम थोड़ा नीचे आए हैं। 47,800 भी अगर आज क्लोजिंग पे मिल जाए तो डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। वजह मैं बताता हूँ, 200 पॉइंट का स्विंग ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का है बैंक निफ्टी पर, यानी कि 48,000 की लकीर खींच देंगे तो 48,250 तक का आपका रेजिस्टेंस है और 48,800 पे आपका सपोर्ट भी आ जाता है।
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 200 पॉइंट ऊपर नीचे है टेक्निकली, तो इसलिए आज की क्लोजिंग 47,800 पे भी हो जाएगी, तब भी कुछ ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। एक और चीज़, मार्केट के अंदर जैसे से हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्केट के अंदर थोड़ा विक्स बढ़ा है, 22 तक आज पहुंच गए हम, 25 तक का ऑलरेडी आपके सामने बात रख चुके हैं, लेकिन 25 के विक्स में भी आपका बाजार अब टूटता नहीं है, 22 के विक्स में भी बाजार नहीं टूट रहा, 20 के विक्स में भी बाजार नहीं टूट रहा, और एफआईस की होल्डिंग पिछले 2 दिनों से हल्की हल्की सी बढ़ी है। तो लबालब सारी बात का सिर्फ यही कहना है कि जिनके पास पोजीशन है वो थोड़ा सिट टाइट होके बैठें और अपनी पोजीशंस को काटे छांटे, ना बढ़ाएं ना घटाएं, लेकिन पोजीशन को देख लें कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पे पोजीशन ओवर लिवरेज कर रखी है। ये ओवर लिवरेज के साथ मत जाना आप, नहीं तो मारे जाओगे। बोले नहीं सर हमारा तो जैकपॉट लगेगा, जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, नहीं हुआ तो आप चलाओगे क्या बाजार? तो बाजार तो सबसे चलेगा ना। तो अगर नहीं हुआ तो वाले प्रॉब्लम पे जाओ आप, होगा तो हो ही जाएगा। जो अगर नहीं हुआ क्या हमारा उसके लिए बैकअप है? अगर वो स्टॉप लॉसेस हम कटवा भी पाएंगे, पता लगे गैप डाउन ही होगा इतना ज़्यादा कि हम स्टॉप लॉस के बारे में सोच ही ना पाएं, तो इसलिए ओवर लिवरेज वाली पोजीशंस को थोड़ा कम करो और स्ट्रेटजिकली प्ले करो मार्केट के अंदर। अगर लग रहा है कि 10 दिन हमसे झेले नहीं जाएंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट के अंदर उथल पुथल काफ़ी हो सकती है, लीव द मार्केट, छोड़ दो बाजार को, चले जाओ घूमने फिरने के लिए, फिर वापस आना आराम से। दूसरा पॉइंट, अगर आज मार्केट में आप लीडरशिप ढूंढ रहे हैं कि मार्केट के अंदर लीडरशिप की कमी है, वो तो नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सुबह से अगर आप चेक कर लो, वो 1.5 से 2% की बढ़त के साथ ही खड़ा हुआ है। तो मेरे को लीडरशिप की प्रॉब्लम कहीं भी नहीं दिख रही है। छोटा मोटा HDFC का नुकसान है, थोड़ा बहुत IT ऊपर नीचे हो रहा है, वो एक अलग है, लेकिन लीडरशिप की एज सच प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट, आज शाम को फिर से FIs के नंबर चेक करने होंगे कि बढ़े हैं कि नहीं। ट्रेड देख के ऐसा लग रहा है कि FIs की कोई खास बड़ी पोजीशंस नहीं आएगी, जो आएगी वो हैज होके आएगी, यानी कि वो अगर मान लो कैश में खरीद भी लेते हैं तो ऑप्शंस में बेच के आएंगे, अगर ऑप्शंस में खरीदते हैं तो फिर कैश में बेच के आएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है शाम को जब आंकड़ा आएगा कुछ ऐसा आएगा। ट्रस्ट आपको करना है तो थोड़ा निफ्टी पे ज़्यादा करो, अभी बैंक निफ्टी पे कम करो। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, जब तक 48,250 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आता, बैंक निफ्टी से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मत करना। ये नीचे तो जा सकता है, ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अच्छा, नीचे जाने समय भी कितना डिप मारेगा? एक सडन डिप मार सकता है, लेकिन रिकवरी ले आएगा। क्यों? क्योंकि PCR डाउन हुआ पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक ही मिनट में 2 या मिनट में आपको नोटिस करवा दी हैं, अब चाहो तो अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लीजिए और उनसे थोड़ा आइडिया और लीजिएगा। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल परार हैं, आज हम फंडामेंटल बातचीत करेंगे आशीष महेश्वरी से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जतिन, थैंक यू वेरी मच कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच आशीष जी, आपने सबने आज टाइम निकाला हमारे लिए। और ये बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है मार्केट का, मैं बोलूँगा आपको साफ साफ। इस समय ऐसा है ना कि अगर आप बोलेंगे हम पोजीशन बना के समझदारी कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आप गलत हो, अगर बोलेंगे पोजीशन काट के समझदारी कर रहा हूँ तब भी आप हो सकता है थोड़ा गलत हो। इस समय थोड़ा लीवरेज को चेक करो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी मत रखो, जहाँ जहाँ पे कैंची लगाने वहाँ पे कैंची लगा के इसको काटापिटी करके काम करो आप, ठीक है जी। कुणाल परार, एक बार जरा अपना व्यू पॉइंट आप दे दीजिए आज के बाजार के अंदर। एक और चीज़, आज निफ्टी ने 550 650 पार नहीं किया, भले 56 पॉइंट ऊपर ही क्यों ना हो, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ पर हाथ बदला होना बाकी है अभी भी। तो जरा बताइएगा सर लेवल के हिसाब से निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे आपका टेक क्या है? वेल, गुड आफ्टरनून निम्बी जी, आपको अभिषेक जी एंड हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं सबको। एंड निफ्टी की अगर बात करते हैं 22,550 के अराउंड फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है सर कि जिस हिसाब से अभी ऑप्शन चेन में पोजीशन बन रही है एंड जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है 50 MA के ऊपर, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 22,800 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी की जहां तक बात करता हूँ सर, बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेड कर रही है, मुझे लग रहा है कि लाइकली चांसेस है कि बैंक निफ्टी में भी डिम्पी जी यहाँ से ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। पहली बात यह है कि लगातार अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। दूसरी बात यह है कि लगातार 50 MA के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रही है और अभी जिस हिसाब से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, लाइकली चांसेस है कि जो कल का हाई है वो भी ब्रेक हो सकता है। और जैसे ही कल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ से हमें 48,800 49,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखाने में सक्षम है। तो दोनों इंडेक्स में जो व्यू है डिम्पी जी पॉजिटिव साइड का ही है, अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड तीसरी बात ये
कि छठा और सातवां फेज बाकी है इलेक्शन का। छठे फेज में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन सातवें फेज में ड्रास्टिक वॉलेटिलिटी में एक डिक्लाइन होगा जो 15 से 16% का होगा। एंड रिजल्ट के बाद तो बड़ी वॉलेटिलिटी और भी 20% तक कम डाउन साइड हो जाएगी। तो अगर इन सबका समेसन मिला के चले तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में एक बेहतर मोमेंटम के लिए बाजार में आप तैयार रहिए, लेकिन अभी तैयार हो जाइए वो शेयर जानने के लिए जो आपको ट्रेड करने हैं और आपको भर भर के मुनाफा करवा सकते हैं। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे अब। जतिन, शुरुआत आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और मैं लगता है कि शेर खान रिसर्च टीम का ये व्यू है कि सेक्टोरल रोटेशन के चलते मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में निफ्टी एक एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकता है। आज हमने देखा है कि एफएमसीजी, फार्मा और आईटी पैक ऊपर है। तो हम दो ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। एक फार्मा में से रहेगा टाटा कंज्यूमर, सॉरी एफएमसीजी में से रहेगा टाटा कंज्यूमर। सो टाटा कंज्यूमर में हमने देखा है कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद डेली चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो टाटा कंज्यूमर में बाय करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 और टारगेट रहेंगे 1180 और 1225 के। जो दूसरा सेक्टर हमारे ध्यान में है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। बहुत ही ओवरसोल्ड है, तो हमें लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स है। और हमें लगता है कि इंफोसिस एक स्टॉक जो है उसने अपने डेली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हम आईटी या तो इंफोसिस में देख सकते हैं। इसके लिए इंफोसिस मेरा सेकंड पिक रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का और टारगेट रहेंगे 1500 1540 के। बेहतरीन, ये दो शेयर दोनों के दोनों इंडेक्स के पार्ट भी हैं और आज अच्छी तेजी हम दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में भी तेजी है, इन्फोसिस में तो तेजी हो ही रही है। कुणाल, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? दो स्टॉक है एंड दोनों में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला टाटा कंज्यूमर अगेन 1110 के पास चल रहा है। 1045 1045 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1160 1240 के दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2300 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2430 का पहला टारगेट और जैसे ही ब्रेक करेगा 2510 का दूसरा टारगेट भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर तो सेम हो गया, दो लोगों को मिला के फिर ये 3 शेयर हमें मिल गए हैं। एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, सुदीप शाह, थोड़ी देर में उनसे जानेंगे कि उनके पसंद के शेयर कौन से हैं। लेकिन एचयूएल और टाटा कंज्यूमर आज हम कंजम्पशन में जो बाइंग देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंड के साथ ही जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी, और आपके लिए ये शेयर चुन के दे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए टारगेट होगा 2430 से 2510 का, स्टॉप लॉस 2300 का। और टाटा कंज्यूमर के लिए जो टारगेट है कुणाल जी का वो है 1160 और अगला 1240, 1045 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो टॉप गेनर शेयर है, निफ्टी हालांकि 50-60 अंक ही ऊपर है, इस बेस पर तो बहुत ही छोटा कहा जाएगा, 0.25% की ही तेजी है। लेकिन सिप्ला 3% ऊपर है। सिप्ला की तेजी के पीछे ट्रिगर क्या है, क्यों सिप्ला दौड़ रहा आज, क्यों टॉप गेनर बना हुआ है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए सिप्ला में आज की तेजी की वजह क्या है, क्यों चल रहा है शेयर ये? जी हाँ, सिप्ला को एक इंजेक्शन का अप्रूवल मिला है कि बड़ी खबर आ रही है सिप्ला के लिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है जिसका नाम है जेनेरिक वर्जन ऑफ लैंड्रियोटाइड, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर में काम होता है। कुछ एक ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए भी ये इंजेक्शन में का काम होता है। और सिप्ला को एक ये बड़ा अप्रूवल इसके जेनेरिक वर्जन के लिए मिलता हुआ नजर आया है। अब मुद्दे की बात यह है
कि ये जो अप्रूवल है वो PFS फॉर्म यानी प्री फिल्ड सिरिंज, एक सिरिंज में जो ऑलरेडी प्री फिल्ड फॉर्म होता है उसके लिए मिला है, पर पहले से ही इसके ब्रांडेड वर्जन में, जैसे कि 2 वर्जन होते हैं, एक जेनरिक और एक ब्रांडेड, तो ब्रांडेड वर्जन में जो है सिप्ला ऑलरेडी इस इंजेक्शन को बेचता हुआ नजर आया है, पर एक ये दूसरे वर्जन में है। अब अगर बात करें कि अगर पहले से ही ये दवा मौजूद है और सिप्ला की ही तरफ से मौजूद है तो उसकी कितनी सेल्स है और अब इस दूसरी जेनरिक दवा का कितना इम्पैक्ट हो सकता है सिप्ला के लिए, तो ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि फिलहाल सिप्ला का करीब 20% मार्केट शेयर है पूरे ब्रांडेड वर्जन में, और इसमें से अगर सिप्ला की सेल्स देखें तो पूरे साल में 100 to 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास होती है। अब अगर इसमें अब ये जेनरिक वर्जन आ जाएगा तो इसमें उम्मीद है कि जो प्राइजेस हैं वो इसके कम रहेंगे, क्योंकि ब्रांडेड और जेनरिक के प्राइजेस कम होते हैं, और क्योंकि सिप्ला जो है पहली कंपनी होगी जो इसका जेनरिक वर्जन लेकर आएगी, तो इसमें हो सकता है कि उनका 25% से ज़्यादा पूरे ओवरऑल में मार्केट शेयर हो, क्योंकि प्राइजेस इसके कम रहेंगे। और ऐसे में एनालिस्ट का मानना है क्योंकि 100 मिलियन डॉलर्स जो है ऑलरेडी इस दवा से आ रहा है, तो अब आने वाले समय में 100 मिलियन डॉलर्स और भी आ सकता है, और एक ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है सिप्ला के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि 900 मिलियन का ही इनका जो है यूएस का बेस है, इसमें से अगर 100 मिलियन डॉलर ज़्यादा भी आता है तो 10% से ज़्यादा की सेल्स जो है इस प्रोडक्ट से आने वाले समय में हो सकती है, जब ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से मार्केट में उतर जाएगा। अब अगर बात करें कि अब सिप्ला ने तो जेनरिक वर्जन के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है, पर क्या आने वाले समय में और भी कंपटीशन आ सकता है, तो जी हाँ, क्योंकि कुछ और कंपनीज ने भी इस प्रोडक्ट के लिए फाइल किया है, और यूएस FDA की साइट के मुताबिक सन फार्मा भी इसके लिए ऑलरेडी फाइल कर चुका है। तो एनालिस्ट की उम्मीद है कि FY25 में जो है इसका भी एक सन फार्मा को भी इसका एक अप्रूवल मिल जाएगा, तो उस पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। पर तब तक जो है सिप्ला यहाँ पे जेनरिक दवा बेचते हुए नज़र आ सकता है, उनके लिए एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया था कि कुछ एक अप्रूवल्स की वो उम्मीद कर रहे हैं पेप्टाइड डिवीजन में, तो ये पहला एक अप्रूवल है, पर आने वाले समय में 2 से 3 और ऐसे पेप्टाइड्स के अप्रूवल आते हुए हम देख सकते हैं। तो सिप्ला के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन है ग्लैंड्रियोटाइड, ये हार्मोनल ट्यूमर्स को ट्रीट करने के काम आता है और इसको मंजूरी मिली है। सिप्ला है 3% ऊपर। अगर हम ये फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो सिप्ला हो गया या फिर सन फार्मा, अरविंदो, डॉक्टर रेड्डीज नहीं चला इस साल में, उसको आप पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब शेयर चले हैं, बहुत तेज रफ्तार नहीं चले लेकिन चले हैं। सिप्ला पर एक आपसे व्यू चाहिए कुणाल जी। सिप्ला, इसका चार्ट आपको कैसा दिख रहा है? आज तो तेजी है खबर के दम पर, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या फ्रेश बाइंग इसमें कर सकते हैं? अभिषेक जी, फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। 2 दिन में अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 1440 के लेवल का, उसके बाद 1490 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन व्यू उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी है, नई खरीदारी करके नहीं चलेंगे। प्रेशर लेवल से 1520 1530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जैसे ये लेवल क्रॉस होता है 1700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करेंगे, रिस्क लोड नहीं है फेवरेबल, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए होल्ड करके चले, अच्छे खासे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अलग अलग स्टॉक्स आप ज़रूर चेक करते समय जहाँ पे आपको मोमेंटम मिले। ये जो 21.5 का विक्स है ना, ये वापस से शूट भी कर सकता है और ये कल गिर भी सकता है। ये गैप के साथ चला था, आपको ध्यान होगा परसों जब नंबर्स के बाद हम आए मंगलवार को, तब 6% गैप मिला, 8% तक गया था। ये 8% को पूरे को ख़त्म करेगा, यानी कि जहाँ पे था वहीं पे पहुँच जाएगा। ये कहाँ पे था मैं आपको ज़रा वो भी नोटिस करा देता हूँ। इसका उस समय लेवल था करीब 20 के आसपास, तो 1.5% की गुंजाइश। विक्स लगाओ, सिप्ला को लगा रखा आपने स्क्रीन पर, विक्स लगाइए। बात तो विक्स की हो रही है, सिप्ला की तो बात ही नहीं हुई। विक्स लगाइए प्रोड्यूसर साहब। ये जो 21.5 अभी चल रहा है ना, 20-50 तक भी आ सकता है, तो 1% तक की गुंजाइश बनता है, क्योंकि ये 6% के गैप के साथ खुला हुआ था, धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। तो 1% अगर ये टूट भी जाता है ना, तब भी मेरे को लगता नहीं कि बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। बाजार अपनी चाल चल रहा है। अब थोड़ा ना आपको कोरिलेशन दिखेगा, ये आप नोटिस कर रहे होगे 5th फेज़ के बाद से कोरिलेशन धीरे धीरे विक्स का और मार्केट का ख़त्म हो रहा है। एक फेज़ में बस और हो जाए, उसके बाद तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉब्लम थी पूरे 1-1.5 महीने की विक्स वाली, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। खैर, आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 शेयर ज़रा चेक करवाते हैं सर से कि जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम ठीक है कि नहीं है। आज तेज़ी वाले शेयर्स ज़रा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं तो उसमें
टाटा कंज्यूमर्स नहीं, ये नहीं। डाबर एक बार जरा दिखाना सर, ये डाबर BTST करके जाना है कुणाल जी, जरा चेक करना। जिन्होंने सुबह खरीदा है, इंट्राडे का गेन है 2-2.5% का, डाबर लेके जाना BTST। वेल, अगर डाबर की बात करें डिम्पी जी, तो यस मैं कहूँगा डीपीएसटी करके जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कल के दिन में तकरीबन तकरीबन 562 565 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है, उनके लिए व्यू है। और अगर फ्रेश खरीदारी करके चलना है तो भी फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। 562 565 तक के लेवल डाबर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। ठीक है, डाबर आपको बढ़िया शेयर है, दिखा सकता है, तो इसलिए BTST करके जाओ। और मैरिको को भी साथ में देख लेना। मैरिको और डाबर दोनों का चार्ट एक साथ ही चलता है, दोनों अमूमन एक साथ ही चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है। जैसे डाबर आज चला है, मैरिको कल चलने लग गया था। ठीक है, बस 1-2 दिन का फ़र्क होता है, चलते दोनों साथ ही है। एक शेयर चले ना तो दूसरा अपने आप ही पकड़ लगा जाएगा, आपको दूसरा चलने को तैयार है। अंशुल जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। आइए करते हैं उनका स्वागत और पूछते हैं उनसे ट्रेड। अंशुल जैन। सर नमस्ते, आप कौन सा ऑप्शन ढूंढ के लाए हैं सर? डिम्पी जी नमस्कार। अभिषेक जी, डिम्पी जी CNX फार्मा अगर देखेंगे तो 3 महीने की टाइट क्लोज से ब्रेकआउट दे रहा है मई के महीने में, और लगभग सारे फार्मा स्टॉक्स तेज लग रहे हैं। तो लुपिन का बाय कॉल लूंगा। लुपिन में 69 डेज का VCP पैटर्न का ब्रेकआउट है आज के सेशन में 1700 के लेवल पे, तो ATM कॉल बाय करना चाहिए 1700 रुपए। 37-38 की रेंज में 27 का स्टॉप लॉस रहेगा और 57 का टारगेट रहेगा। 425 का लॉट है, 4250 की रिस्क रहेगी, सामने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 8500 का रिवॉर्ड रहेगा। तो लुपिन ATM कॉल बाय करके चलना चाहिए। ल्यूपिन आप कह रहे हो ATM कॉल यानी एट द मनी कॉल है ये, और आप इसको चाहे तो प्लस भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना ल्यूपिन की, जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ आता है। आप वो जरा वो भी चेक करना, मैंने जस्ट अभी वही देखा है, वो आपको 10% से ज़्यादा दिखना चाहिए। फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना है इसकी। हाँ, तो आपको प्राइस एक्शन और फ्यूचर की प्लेट में जो आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा ना, यानी कि वॉल्यूम भर दिया किसी ने, बट प्राइस एक्शन होना बाकी है, ये फटना बाकी है, जिसे भाषा में, ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं। तो थोड़ा सा मूवमेंट आना बाकी है, इसलिए सर ने आपको ऑप्शंस का ट्रेड दिखाया है। पहली बात तो ट्रेंडिंग है, सेक्टर ट्रेंडिंग है, ब्रेकआउट हो गया, फिर उसमें से चुनाव हो गया शेयर का, और शेयर का जब चुनाव हुआ तो स्ट्राइक एट द मनी चुनी, यानी कि जहाँ पे खड़े हैं वो वाली कॉल पकड़ो। और इसके पीछे जो फ्यूचर का डाटा मैंने ऑलरेडी आपको नोटिस करवाया है, जिसमें फ्यूचर वाली प्लेट जो आपको दिखेगी। प्रोड्यूसर साहब आप फायर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। 14% का OI एडिशन है करीब करीब, और 2% के आसपास का इसका प्राइस एक्शन है। तो ये चीज़ का मैं बैकअप करते हुए ल्यूपिन के 1700 की कॉल को आपके सामने रख रहे हैं। ये है वो प्लेट, आप देख रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करीब 9% का है। अमूमन आपको शेयर्स में कम दिखेगा, लेकिन जिसमें है उसमें दम है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ल्यूपिन के इस कॉल के साथ ही, और फिर जब वापस लौटेंगे तो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष सर से भी कुछ सवाल पूछेंगे। का विक्स करेगा क्या, उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंडिया। अभी बैंक निफ्टी देखो 500 पॉइंट नीचे आ गया झटके में, और सुबह भी हम आपको यही चीज़ नोटिस करवा रहे हैं कि बाजार जर्क मारेगा जोर जोर से, और ये जोल्ट कर रहा है। ये एक्चुअली क्या ना, लास्ट फेज है, वीक हैंड्स को बाहर निकालना है, तभी तो रैली बना पाएंगे। वीक हैंड सिस्टम में रहेंगे तो फिर ज़्यादा काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो जोर जोर से इस तरह से मूव कर रहा है, और जैसे आप देखोगे ना, एकदम से बलावट ले आएगा, एकदम से रिकवरी ले आएगा, एकदम से गिरावट लाएगा, एकदम से रिकवरी लाएगा। ये तो इंडाइसिस में भी कर सकता है। और आप सुबह से देखो, एक बार भी बैंक निफ्टी ने ऊपर आने के अटेम्प्ट नहीं लिए, सिर्फ जोल्ट करते हुए आपको फील करा रहा है कि अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ, और वापस कमज़ोर कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हैं और उनसे समझते हैं क्या करना चाहिए। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा थोड़ा सर गाइड कीजिए, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है बहुत फास्ट है, बहुत फ्यूरियस है। ठीक है, ज़रा गाइड कीजिए कि कैसे पोजीशंस बनाएं इलेक्शन से पहले। जिनके पास थोड़ा माल पड़ा वो क्या करें, और जिनके पास नहीं पड़ा वो क्या करें सर? होल्ड करने की रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आप वोलेटिलिटी को प्ले कर सकते हो बहुत ज्यादा, या टाइम कर सकते हैं। कि जरूर अप डाउन के जो दौर है वो तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही देख रहे हैं, कई दिनों से ये माहौल बना हुआ है।
और एफआईज की जो बास्केट सेलिंग आती है उसके कारण से वोलेटिलिटी और जो बाजार का थोड़ा इक्विलिब्रियम रहता है वो बिगड़ जाता है। बट जो लिक्विडिटी से पोजीशन है हमारे डीआईआईज के पास में, तो वो हर नीचे के लेवल पे वो बाय भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग ही है, बाइंग भी, बायर्स भी हैं हर स्टॉक में। और दूसरी बात ये है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो आसानी से अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्टीमेटली ये जो वोलेटिलिटी है ये कुछ दिनों की बात और है। जैसे इलेक्शन का आउटकम आ जाएगा तो उसके रिजल्ट के आउटकम आने के बाद में दोबारा से बाजार में एक जो सेक्युलर ट्रेंड है और जो बुल रन है, मेरा मानना है वो जारी रहेगा। तो कोई भी जल्दीबाजी में नहीं कर रहा है कि मैं पोजीशन लिक्विडेट करके मार्केट से एग्जिट कर लूं। ऐसा एटलीस्ट हम एडवाइस नहीं कर रहे और हमारे क्लाइंट्स भी बिल्कुल अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए। बीच टीम लीज के नतीजे आ गए हैं, आपके स्क्रीन पर नतीजे फ्लैश हो रहे हैं। हर फ्रंट पर नतीजे ठीक दिख रहे हैं और नतीजे आने के बाद हमने शेयर में एक तेज़ उछाल भी देखा है। करीब करीब 5.5-6% ऊपर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। इस बीच बीईएल को ऑर्डर की खबर है, 1150 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीईएल को FY25 में अब तक। अच्छा ठीक है, FY25 में अब तक के ऑर्डर हैं 1150 करोड़ के। लेकिन टीम लीज के नतीजे के बाद आप देखिए शेयर करीब 4.5% ऊपर है। मुनाफा 15.5% बढ़ के 28 करोड़ रुपए पर आया है। ईयर ऑन ईयर फिगर है। एबिडा में कामकाजी मुनाफे में 9% का उछाल है, 37 करोड़ रुपए पर एबिडा इसका आया है। आशीष जी, आपसे इस पर व्यू चाहेंगे टीम लीज पर। आज तो तेजी है, लेकिन अगर हम इस पूरे साल की बात करें, मतलब ये जो साल बीत रहा है 2024 का, बहुत कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है टीम लीज की। इसके पीछे क्या रीजन सर? क्या वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं क्या? और नतीजों के बाद आप क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे? देखिए, स्टॉक वाइज देखें तो कहीं कोई परफॉर्मेंस में ऐसा कमी नजर नहीं आता। ये आज 2100 रुपए वाला शेयर ऑलमोस्ट 3700 रुपए तक पहुंच गया है। तो जैसा हमने क्वेस कॉर्प में भी देखा, ऐसे ही टीम लीज भी एक अच्छा परफॉर्मर स्टॉक ही रहा है एज सच। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इतना चैलेंज है एज फार एज कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल में है यहाँ पे काफी कंसिस्टेंसी रहती है। यहाँ कोई बहुत ज्यादा ऐसा ऑर्डर बुक ड्रिवन नहीं है, और क्योंकि जिस कंपनी के साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो जरूर मार्जिन थोड़ा सा एक आध क्वार्टर आगे पीछे हो सकते हैं, बट बिजनेस मॉडल अच्छे हैं और स्टॉक ने भी काफी परफॉर्म किया है इस साल। तो मेरी तो इनफैक्ट स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। क्वेस कॉर्प और टीम लीज दोनों ही अच्छे नजर आते हैं। क्वेस कॉर्प और टीम लीज दोनों की दोनों ये स्टाफिंग सॉल्यूशन वाली कंपनी हैं और इसमें बने रहने की सलाह है आशीष जी की तरफ से। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और अब ये जान लेते हैं कि बाजार खुलने के बाद से अब तक कौन सी खबरें आई हैं और कौन से वो नतीजे आए हैं जिनके दम पर शेयरों में एक्शन दिख रहा है। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, कहां पर एक्शन हो रहा है? शुरुआत करते हैं 4Q के रिजल्ट्स के साथ और सबसे पहले बात करते हैं टालब्रोज ऑटोमोटिव्स की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू में हमें 15% का सुधार देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी ये 50 करोड़ पे है। हालांकि बेस छोटा था, बट अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 194% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन में भी 89 बिप्स का एक सुधार देखने को मिला। इसी के चलते हुए स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं स्ट्राइड्स फार्मा की, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कहीं पे 9.9% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला था। लॉसेस की अगर बात करें तो लॉसेस पहले 9.5 करोड़ के थे पिछले साल में इसी क्वार्टर में, जो कि अभी बढ़ के नेट प्रॉफिट है, मेरी गलती हुई। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं पे 18.1% पे ये चला गया नेट प्रॉफिट जो था, जो पिछले क्वार्टर में लॉसेस था 9.5 करोड़ का। इसी के बाद अगर हम एबिटा मार्जिन्स की भी बात करें तो उसमें भी एक सुधार देखने को मिला था और इसके चलते ये स्टॉक भी एक फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं कावेरी सीड्स की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। रेवेन्यू में हमें 33% का ग्रोथ देखने को मिला। जो लॉसेस थे कंपनी के 16 करोड़ के पिछले क्वार्टर में, वो अभी कम होकर सिर्फ अभी 40 लाख के लॉसेस कंपनी ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किए थे। और एबिटा लॉसेस की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं पे घटकर 12 करोड़ के ही है और इसी के चलते ये स्टॉक में भी एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अवंती फीड्स की अगर बात करें अगली, तो कहीं पे कंसोलिडेटेड आय में 17% का ग्रोथ देखने को मिला था। मुनाफा जो है वो भी 11% से बढ़ा था। रिजल्ट के बाद हमने देखा इस स्टॉक में एक स्पाइक देखने को मिला था, बट उसके बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हमें फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं TCS की, क्योंकि कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि कुवैत की जो बैंक है बर्गन बैंक, जो कि एक यंगेस्ट बैंक है कुवैत की, उसने TCS को सिलेक्ट किया है अपने डिजिटलाइजेशन की जर्नी के लिए। तो TCS के प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो
बॉर्गन बैंक है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और इसी के चलते हुए ये जो ऑर्डर मिला है इसकी वजह से TCS भी एक फोकस में रहेगा। हालांकि शेयर में एक ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला है, बट इसके वजह से एक अच्छा रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी जो है वो TCS में देखने को मिल सकता है। तो नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा एक्शन हमें आगे जाके इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, डन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आशीष सर, ये पूरी IT कंपनीज पे आपका टेक क्या है? IT कंपनीज पे टेक आपका? ठीक है, ये देखा जाए तो अभी कभी काफी बीटन डाउन सेक्टर है IT एज अ होल, बट एट द सेम टाइम जो US मार्केट में हमने एक जो बॉयंसी देखी नैस्डैक में, जो इतना अपसाइड आया है पिछले कुछ महीनों में, तो अल्टीमेटली आगे या पीछे ये स्टॉक भी चलने ही वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक का जो रेट कट है उसको होल्ड कर पाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा रेट कट का माहौल बनता है तो आप देखेंगे कि US में स्पेंडिंग जो रुकी हुई है काफी समय से, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये IT स्टॉक्स को परफॉर्म करना ही करना है, बट सिलेक्टिव होकर इन स्टॉक पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। और अभी मैं ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स की बजाय लार्ज कैप स्टॉक जैसे इन्फोसिस है, TCS या टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक हैं या कोफोर्ज है, इन स्टॉक्स पे ही बाइंग करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो IT पे आपका टेक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स पे रहिएगा और इसको इग्नोर अभी नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके चलेगा जरूर। मैं कुछ टेक्निकल एनालिस्ट से सवाल ले लेता हूँ, जरा स्पीड से पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, प्रोड्यूसर सब स्टैंपिंग करते जाइएगा। जतिन, पहले आपके पास आ रहा हूँ 2 क्वेश्चंस के लिए। HEG का चार्ट देखना, आज सुबह सुबह हमने दर्शकों को नोटिस कराया था, करीब 5% ऊपर है, इसको लेके जाना है या आज का प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएं? HEG डेफिनेटली ये स्टॉक को लेके जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि भले ही आज के ट्रेडिंग सेशन में शार्प रन अप आया है, लेकिन मेरे को लगता है अभी भी इसमें जो अप ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, और मेरे को लगता है और भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 2775 से लेकर 2800 तक का। मेरे को लगता है कि अभी भी इसमें जो अपमूव है वो अभी भी पेंडिंग है, इसके लिए डेफिनेटली कैरी करके चला जा सकता है। ठीक है, डेफिनेटली कैरी करके किया जा सकता है। दूसरा एक शेयर है, एक मिनट जस्ट मैं बता रहा हूँ, उस शेयर का नाम है ITI, 4% ऊपर। एक बार जरा दिखाना ITI। सुदीप सर, ये शेयर आपको चेक करना है, ITI। ये शेयर का प्रॉफिट है, पिछले 3-4 दिन से हम लगातार दर्शकों को नोटिस करवा रहे हैं। अब मेरे को बताइए, इसको BTST करना है, कल परसों के लिए भी रख लें? गुड आफ्टरनून डिम्पी। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से ITI का चार्ट है ना, अगर हम एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले जून से ये स्टॉक में एक रैली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 38% के आसपास स्टॉक रिट्रेस कर गया था अप्रैल एंड में 250 के आसपास, और अब फिर से एक नया मोमेंटम ये स्टॉक में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक बड़े रैली के बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद से वापस से वही डायरेक्शन में रैली का रिज्यूम होना, और साथ ही साथ जो अबव एवरेज वॉल्यूम्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमें देखने मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी साइन है ये स्टॉक के लिए। और सिर्फ BTST के लिए नहीं, बट पोजिशनली भी अगले कुछ सेशन के लिए अगर हम बाई करके चले यहाँ पे, तो 295 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बैठ रहा है। मुझे लग रहा है हायर साइड पे 360 380 के जो पुराने हाईज है ये स्टॉक में, वो लेवल तक स्टॉक और एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो मुझे लग रहा है व्यू पॉजिटिव है, इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। इमीडिएटली 1-2 दिन में अगर 3-4% स्टॉक में रिटर्न बन जाए तो बुक नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक है, तो थोड़ा राइड करके इसको ट्रेल करते रहना चाहिए। आपको मैं जो जर्क की बात बोल रहा था ना, निफ्टी बैंक पे जो लगा हुआ है, देखिए रिकवरी कितनी फास्ट आती है। अभी मैंने आपको दिखाया था निफ्टी बैंक करीब 500 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 250 पॉइंट रह गया। ये ना बहुत जल्दी से तोड़ेंगे, बहुत जल्दी से लाएंगे ऊपर, क्योंकि करना कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, पिछले 3 दिन का डाटा उठा के देख लो, आपको निफ्टी वही 48,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट है। आप बैंक निफ्टी उठा के देख लो, आपको वही प्लस माइनस 100 पॉइंट है 22,500 के, या 400 तक ले आते हैं तो 600 तक लेके आ रहे हैं अब। तो ये क्या करें, हिला रहे हैं बहुत ज़ोर से। मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले वीक हैंड्स को सिस्टम से बाहर करना, उसकी एक अच्छी खासी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आप साफ देख पा रहे हो। ये बैंक निफ्टी आप देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आए। सन फार्मा के नंबर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी भाई अभिषेक आपको नंबर भी बता रहे हैं और वे पूछ भी लेंगे। सन फार्मा के नतीजे आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहे हैं।
ठीक है, सन फार्मा के नतीजे आगे। पहला आंकड़ा है, मुनाफे का अनुमान था 2602 करोड़ रुपए का, 2650 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा आया है। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शेयर है इस वक्त आपको ये सपाट कारोबार करता हुआ दिखेगा, 1540 रुपए के आसपास तक के भाव हैं। बाकी आंकड़ों को देखते हैं। आय 9.25% बढ़ी है, 11,932 करोड़ रुपए की आय आई है, तो नतीजे ठीक लग रहे हैं। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से ये शेयर रिकवर करके अब हरे निशान में आने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि आज का जो लो है वो है 1505 रुपए का, इस वक्त शेयर है 1535 रुपए के ऊपर। 30 रुपए की रिकवरी है ऑलरेडी इंट्राडे में शेयर में हम देख चुके हैं। आय 9.25% बढ़ी है। मुनाफे के फिगर को भी हम देख रहे हैं कि अनुमान से बेहतर ही आया है, 1984 करोड़ से बढ़कर 2654 करोड़। आय 10,930 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,932 करोड़ रुपए का। मार्जिन के फिगर पर नंबर रहेगी। कुछ और कमेंट्री की कंपनी की जब कमेंट्री आएगी, क्रूशियल अपडेट्स होंगे लॉन्चेस को लेकर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर, उस पर तो नजर हमारी रहेगी। लेकिन प्राइमा फेसी नंबर फिलहाल ठीक लग रहे हैं। एक बार इस पर जरा एक व्यू लेते हैं। सुदीप, आप जरा चेक कीजिए सन फार्मा को, क्या कोई ट्रेड बनता है इस वक्त? मुनाफा करीब 33% बढ़ा है, 2,654 करोड़ रुपए। नहीं, मुझे लग रहा है अभिषेक जी, जो हिसाब से सन फार्मा का ट्रेंड है, एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में था। उसके बाद अप्रैल पूरा मंथ हमने देखा कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तकरीबन 1500 और 1560 के बीच में। तो अभी भी स्टॉक वही रेंज के मिड पॉइंट पे है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल अगर मैं बहुत कंपल्शन नहीं है ट्रेड लेने के लिए, तो मैं राह देखूंगा 1555 1560 के ऊपर, जहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर स्टॉक एक बार निकलता है कंसोलिडेशन के, वहां से ब्रेकआउट आता है, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ये 1650 1700 तक का जर्नी स्टॉक कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छा है तो फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है। बट टेक्निकली एक ब्रेकआउट जो 1550 1555 के ऊपर स्टॉक दिखा सकता है। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक यही रेंज में ट्रेड करेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वो अपॉर्चुनिटी लेके एक 7-8% के गेन के लिए पोजिशन ट्रेल करते रहना चाहिए। सन फार्मा को लेकर ये व्यू एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, ऐसा सुदीप जी का मानना है। मार्जिन देखिए, इसके भी फिगर आ गए हैं। 25.6% से गिर के 25% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि बाकी पैरामीटर पर आप देखेंगे मुनाफे के फ्रंट पर तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और इसके चलते ही लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है। हालांकि 1% अभी नीचे ही शेयर ये कारोबार कर रहा है सन फार्मा का। इसको फिर से रिविजिट करेंगे, समझेंगे, क्योंकि सारे के सारे आंकड़े इसके आ गए हैं। लेकिन आज हम चर्चा भी कर रहे थे कि इंफ्रा स्पेस में बहुत बढ़िया तेजी है। एचजी इंफ्रा चल रहा है, बाकी भी इंफ्रा वाली कंपनी चल रही हैं, लेकिन पीएनसी इंफ्राटेक मिड कैप में ये आज बड़ा मूवर है। 14-15% के आसपास की शेयर में तेजी इस वक्त में देखने को मिल रही है। ये तेजी क्यों है? 520 रुपए का भाव हो गया है पीएनसी इंफ्राटेक का। तेजी के रीजंस बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ गई है। पूजा, बताइए क्यों चल रहा है पीएनसी इंफ्राटेक? बिल्कुल, आज अगर पीएनसी इंफ्रा की बात करें तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अपने डेली एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले आज 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है कंपनी का। पिछले एक महीने में ही अगर देखें तो 25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, और पिछले एक साल में 65% चल चुका है। और अगर 2024 यानी वाईटीडी रिटर्न की बात करें तो 51% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। आज के लिए जो खबर थी जिस वजह से हम तेज़ी देख रहे हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में 2 EPC रोड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। एक पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट है और एक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, जिसकी की जो कुल लागत है प्रोजेक्ट की वो 4,994 करोड़ का ये कुल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए बोली लगाई है। इसके अलावा कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 17,380 करोड़ की है, और FY25 में 12,000 करोड़ के ऑर्डर मिलने का भी अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। 24 मई को कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स पता चलेंगी कि इस पूरे साल कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी रही है, और आगे की पाइपलाइन भी थोड़ा क्लैरिटी से पता चलेगी। और FY25 में डिविडेंड पर भी विचार होगा। इसके अलावा कंपनी का जो वाटर सेगमेंट है वहाँ पर भी एग्जीक्यूशन में सुधार देखने को मिला है। बड़ी ग्रोथ वहाँ से आने की उम्मीद है, और ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पीएनसी इंफ्रा का स्टॉक ऊपर है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। पीएनसी इंफ्राटेक 11 बिडर चुनी गई है 2 रोड प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में, और
जो करंट ऑर्डर बुक इनकी है करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास ही, कंपनी को उम्मीद है कि एफआई ये जो मौजूदा साल चल रहा है इसमें इनको 12,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो अच्छी ट्रेजेक्ट्री पर ये कंपनी काम कर रही है। आशीष जी, एक क्विक व्यू आपसे चाहेंगे पीएनसी इंफ्राटेक पर। 518 रुपए का भाव, बेहतरीन तेजी। आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये इलेक्शन के बाद भी शेयर में जारी रहेगा या फिर शेयर बहुत चल चुका है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए? मुझे तो अभी भी स्टॉक में वैल्यू नजर आशीष आती जी। है क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इनको, ये पुणे का और जालना का जो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अभी 24 तारीख को कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और मुझे लगता है इस क्वार्टर में जो कंपनी का मुनाफा 200 करोड़ के ऊपर भी क्रॉस करेगा, जो 187 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था। इसके अलावा इस कंपनी में एक तारीफ की बात यह है कि यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो सिर्फ 5% है। प्रमोटर के अलावा एफआई और डीआई इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट एफआई की हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले 1 साल में हर क्वार्टर में बढ़ी है। तो काफी इन्वेस्टर्स का और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रहा है इस कंपनी में, तो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है अभी भी, जो मार्केट कैप वाइज या फंडामेंटल वाइज। तो मुझे लगता है अगले साल करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट पीएनसी इंफ्राटेक कर सकता है। ठीक है, पीएनसी इंफ्राटेक को लेकर ये व्यू। चलिए एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स का भी समय हो जाएगा और आपके लिए हम इवेंट्स टू वॉच भी लेकर आएंगे। तमाम मजीद स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, आप कहीं जाए करें। देखते ही देखते बैंक निफ्टी की जो गिरावट जो 500 पॉइंट की थी अभी कार्यक्रम में मैंने आपको दिखाई, सिर्फ 150 पॉइंट तक की रह गई है। ये 350 पॉइंट को कवर करने में बैंक निफ्टी को बामुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। ये विक्स का कमाल है, ये विक्स का भी छोड़ दीजिए, ये मार्केट के अंदर पैनिक का है कमाल। और दूसरा, हमने आपको वॉल्यूम की शीट दिखाई थी, खैर आपको इस समय नहीं दिखा पाए 2:30 बजे, लेकिन अगर आप 12 बजे देखते हमारा कार्यक्रम तो हमने आपको एक ओपन इंटरेस्ट का फिगर दिखाया था फ्यूचर्स के अंदर। अगर प्रोड्यूसर साहब अभी भी आप दिखा सकते हो तो एक बार ज़रा दिखाना। निफ्टी के अंदर वो बिल्डअप उतना नहीं होगा, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप बहुत है। बिल्डअप कहने का मतलब कि पावर बहुत आई हुई है, बस डायरेक्शन चाहिए। ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह है फिलहाल अभी बैंक निफ्टी। ये वाली देखिए, ये बैंक निफ्टी का भी 4% है, दिन में 7% था। और एक बार ज़रा निफ्टी भी दिखाओ तो निफ्टी के अंदर आपको उतना नहीं दिखेगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ को आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ हैंडल कीजिएगा। और मैंने जैसे शुरुआत में भी आपको कहा कि इस समय ना खरीदना ना बेचने का दिन है, इस समय थोड़ा हैंडल करने का अच्छे से दिन है। आगे बढ़ें, 1-2 शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं। मैं ज़रा कैश के शेयर पता करता हूँ। कुणाल परार, एक बार ज़रा आप चेक कीजिएगा। एक शेयर है डिलीवरी, ज़रा इसको चेक कीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बताइए। डिलीवरी स्टॉक का 402 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा सपोर्ट है 385 का। पहले भी 385 का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर में डीपीजी 488 तक के हाई बनाए थे। सो मैं उसी लेवल का एक एसेट मेंटेन करके स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। 402 के पास खरीदे, 385 का एक एसेट मेंटेन कीजिए। टारगेट 415 का पहला रहेगा, 415 जैसे ही क्रॉस होता है तो ऊपर में 436 455 तक के लेवल इमीडिएटली हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी 9 से लेके 13% की भी मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है, तो खरीदारी करके चले बिंदास विद द एसएल ऑफ 385। खैर इस बीच अगर आप मार्केट पे वापस ध्यान देंगे तो आपको अब HDFC बैंक भी हर निशान में आता दिख रहा है। बैंकिंग की वजह बैंकिंग के ही स्टॉक्स बनेंगे, ये बात सब दुनिया जानती है। और आपने सुबह जब 12 स्टॉक्स को गिरते हुए देखा, 12-13 स्टॉक नीचे जो थे, उसी समय तय हो गया था कि मार्केट अगर आज में से कोई भी शेयर छटक के इस तरफ आएगा तो बैंक निफ्टी अपना बॉटम बनाना शुरू कर देगा। आप देखो सबसे बड़ा बैंक जो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा था ICICI बैंक है, उसके अंदर रिकवरी आई, एक्सेस आया। दिखाओ सभी बैंक्स, कोटक तो ऑलरेडी हरे निशान में पहले ही आ गया था। आप जरा दिखाओ एक बार जरा HDFC बैंक, वो भी अभी हरे निशान में आया है। और इस समय के मैं आपको रेशो बताऊं, 9 में से 3 बैंक आ चुके हैं हरे निशान में, कोटक, एक्सिस, HDFC। अब ये ICICI वगैरह आए नहीं, बट इनका भी डैमेज थोड़ा कम हुआ है। यही बड़ी वजह है कि बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और बैंक निफ्टी ये वॉलेटाइल रहेगा, आपको मैं अभी से बता देता हूँ। मैंने आपको सुबह भी इस जर्क के बारे में नोटिस करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। एक चीज़ है, एक स्टॉक जरा मैं आशीष जी की मैं वेट ही कर रहा था एक्चुअली पूछने के लिए।
आशीष सर, ये जी एंटरटेनमेंट के इस बार आपने नंबर देखे होंगे, ये शेयर कब चलेगा? ये 151 तो आ गया 141 से, है ना, 10 रुपये तो चला है, लेकिन इसकी ये क्षमता नहीं है, ना ही इसका डेजिग्नेशन है, ना ही इसके पॉइंट्स हैं बिजनेस के हिसाब से। और जो अंदर हो रहा है कॉर्पोरेट में हो रहा है वो एक अलग मामला है, सोनी की डील भी टूट गई, वो एक अलग मामला है। आप इसको रेट कैसे करते हो? इसको अंडर वैल्यू रेट करोगे, फेयर वैल्यू रेट करोगे, या फिर इन सब पचड़ों की वजह से छोड़ ही दोगे, आप लीव कर दोगे? इस मार्केट में इतने सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। यदि आप देखें तो पीएसयू में, डिफेंस में, रेलवेज में, पीएसयू बैंक्स में, तो जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक में निवेश करने का तो मेरे लिए कोई सेंस ही नहीं बनता अभी भी। तो मर्जर और नो मर्जर, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमेशा जो उन्होंने इतना सारा खर्चा किया है इस मर्जर को लेकर और एक क्लैरिटी नहीं है आगे, तो कोई मतलब नहीं है इन स्टॉक्स को बाय करने का। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बार्गेन हंटिंग वाले स्टॉक को ना ढूंढकर जहां पर पोस्ट इलेक्शन अच्छी रैली देखने को मिलेगी, उन स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट। अच्छा आशीष भाई, एक बात आपने तो क्लियर कर दी कि आपके पास बहुत सारे और शेयर हैं मार्केट में रखो, लेकिन जिनके पास पड़ा उनको तो राय दे दो ना सर, फिर वो क्या करें जिनके पास पड़ा हुआ है? अब वो तो 250 वाले भी लेके बैठे, 300 का माल भी लेके बैठे, आज 150 चल रहा है, अब एवरेज कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो कैसे बैठे ही रहें क्या वो? ठीक है, क्योंकि अब जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक टिपिकली अब रिटेल प्ले हो गया है कि इंस्टीट्यूशन तो इस स्टॉक में से मैक्सिमम एग्जिट कर गए हैं। तो हर राइज पर आप देखेंगे इसमें स्टॉक में हमेशा प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्गर हैंड जब तक नहीं आते या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं करते इस स्टॉक में, तब तक कोई इसमें बड़ी रैली आएगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। बट अभी चूंकि थोड़ा मार्केट के साथ में बढ़ा है, तो हर राइज पे आप निकलने की कोशिश करें, वही बेटर होगा। इस स्टॉक में अभी मुझे कोई बड़े ऐसे ट्रिगर नजर नहीं आते कि ये स्टॉक वापस 250 तक पहुंचे। ठीक है, ये जी एंटरटेनमेंट पर व्यू, लेकिन आप देखिए निफ्टी तैयारी कर रहा है 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग देने की, निचले स्तर से 130 अंकों का सुधार है। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां भी आपको बहुत ही सॉलिड रिकवरी देखने को मिलेगी। आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये चढ़ने वाले शेयर हैं आज निफ्टी बैंक के और उनसे सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ 132 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो करीब करीब 350 अंकों के आसपास की। फटाफट आपसे अपने एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड करके पैसे कमाने के मौके कहां पर बनेंगे, कौन से शेयरों में? जतिन, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, बीटीएसटी के हैं या फिर एसटीबीटी के हैं? बेचेंगे या खरीदेंगे? नहीं, डेफिनेटली लॉन्ग साइड की तरफ लेके जाना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि इसमें डाबर का जो शेयर है वो आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या रिजम्पशन ऑफ अपमूव दिखा रहा है। पिछले एक हफ्ते से ये रेंज बाउंड था या करेक्शन था, 200 डे को टेस्ट करके फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, तो डाबर को लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट मेरे 565 570 के रहेंगे और मैं इसमें स्टॉप लॉस 548 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ बीटीएससी ट्रेड लेना चाहूंगा। तो 48 रुपए का स्टॉप लॉस, 575 रुपए तक के टारगेट्स, ये आप नोट कर लीजिए। डाबर पर जतिन की ये रिकमेंडेशन बीटीएसटी ट्रेड के लिए। कुणाल जी, आपका शेयर कौन सा है, क्या खरीदेंगे, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? वेल अभिषेक जी, मेरे पास अगेन एफएमसीजी की बात करूंगा। इमामी लिमिटेड 535 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 518 का ऐसा रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 548 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है 569 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर मैंने दे दिया है, लेकिन बीटीएसटी में एक और मैं एफएमसीजी जोड़ूंगा, इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड बढ़िया मोमेंटम है, इसमें 518 रुपए का स्टॉप लॉस, 548, उसके बाद 565 की तरफ ये शेयर आपको जाता हुआ दिखेगा। 4.5% के आसपास की बढ़िया तेजी। तो आज एफएमसीजी की बहार है बाजार में। डाबर मिला आपको, इमामी मिला, उसके पहले भी 2 शेयर टाटा कंज्यूमर और एक और शेयर मिल चुका आपको इस स्पेस से। चलिए अब और शेयर जरा जानते हैं। सुदीप, आप बताइए
एफएमसीजी से हटकर आपके पास कुछ है? आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे बीटीएसटी के तौर पर? अभिषेक जी, एफएमसीजी से छोड़ के मुझे लग रहा है कि फार्मा में एक अच्छा ट्रैक्शन है, सिप्ला में बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, और जो हिसाब से कल का कैंडल और आज का जो प्राइस मूवमेंट हमने देखा है, वहां पे स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होने में कामयाब हो गया था, और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज 10 अप्रैल को स्टॉक ने तोड़ा था। तो ऑलमोस्ट एक तकरीबन एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, जो हिसाब से अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने इंटरमीडिएट 1450 के हाई के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से सिप्ला को बीटीएसटी करके जा सकते हैं 1460 के स्टॉप लॉस के साथ, 1510 और 1530 के टारगेट के लिए। दूसरा एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे एक मीडियम टर्म का स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, वहां पे फिर कंसोलिडेशन हमने देखा था, और अब कंसोलिडेशन में लोअर लेवल से मुझे लग रहा है एक अच्छा बाइंग पैटर्न यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे कम रिस्क के साथ आप बीटीएसटी प्लस आप अगले 3-4 दिन के लिए भी ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 84 जो कि वो 20 डे ईएम है, उसके स्टॉप लॉस के साथ जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 91 और दूसरा टारगेट होगा 94 का। जीएमआर एयरपोर्ट को खरीदने की सलाह है। यहाँ पर तेजी ऑलरेडी हम बनते हुए देख रहे हैं। दूसरा शेयर है सिप्ला का। आज हम सिप्ला मजबूती देख रहे हैं, और सिप्ला के अलावा अगर आप देखेंगे तो फार्मा स्पेस में ग्रेन्यूल्स है, स्ट्राइड्स है, ल्यूपिन है, ये तमाम शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए फटाफट ये जान लेते हैं, अब 2-3 मिनट का समय रह गया बाजार बंद होने में, कि कल इवेंट्स कौन से फोकस में रहेंगे। तृप्ति हमारे साथ हैं। तृप्ति बताइए। जी, तो कल के लिए जो क्यूज़ और इवेंट्स इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो कल अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कंपोजिट और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ कल जापान में सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, जिन पर खास नज़र रहेगी। अब भारत की बात करें तो कल भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। अब भारतीय कंपनियों की बात कर लेते हैं तो मुथूट फाइनेंस में कल एक बैठक होगी, डिविडेंड पर विचार करेगी कल कंपनी, और इसके साथ केपीआई ग्रीन में भी कल शेयर विभाजन के लिए कंपनी विचार करने वाली है। गो डिजिट आईपीओ की बात करें तो कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है एक्सचेंज पर, और बता दें कि क्लोजिंग तक आईपीओ लगभग 9.6 गुना तक भरा था। अब बात कर लेते हैं चौथी तिमाही के नतीजों की, तो कल निफ्टी 50 कंपनी आईटीसी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ ही ऊनो मिंडा, शिल्पा मेडिकेयर, पेज इंडस्ट्रीज, होनासा कंज्यूमर, जेके लक्ष्मी, बिकाजी, फोर्टिस हेल्थ केयर भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल जारी करने वाली है। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब सुबह 300 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन था तब हमने आपके सामने एक बात और बोली थी कि हमको पूरा यकीन है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी को रिकवर भी कर जाए। हालांकि 100 पॉइंट से छूट रहा है, बट रिकवरी क्या शानदार रही है, और ये होगी, और ये आगे भी होगी, और ये आगे गिरेगा भी और बढ़ेगा भी। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, अगले 2-4 दिन के लिए आपको बहुत बुरी तरह से शेक करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। मार्केट के अंदर रिटेल का दबदबा इस समय मार्केट के अंदर करीब 65% की लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं, और एफआईस और डीएस की होल्डिंग कम है। अगर थोड़ा भी हाथ बदला हुआ तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव हाथ आए तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भी लेके जाएंगे। और अभी ऐसा लगता नहीं कि रिटेल अपनी पोजीशंस बहुत बढ़ाएगा। रिटेल ने समझदारी का काम ये किया, जैसे अभी आपको आशीष सभी बता रहे थे कि अपनी पोजीशन नहीं काट रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि तो ये हिस्सा है विक्स का, वॉलेटिलिटी वैसे ऐसा हो रहा है, बाद में एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगी, हमको फिर से बुल रन मिलेगा। एक्चुअली 600-700 पॉइंट के अंदर रिटेल ने अपनी हिस्सेदारी को गंवाया ही नहीं। वो आज से करीब 15 दिन पहले भी 68% थे और आज भी 65-68% ही हैं। तो रिटेल ने 600 पॉइंट नीचे देखा, 600 पॉइंट ऊपर देखा, लेकिन अपनी पोजीशंस को काटा नहीं। एफआईज ने 600 पॉइंट नीचे देखा, 600 पॉइंट ऊपर देखा, एफआईज ने पोजीशंस बढ़ाई नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। इसलिए मार्केट ने क्या किया कि ऊपर और नीचे करके सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर हैंड्स को बाहर कर दिया। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट के अंदर डटे हुए हैं। दोनों तरफ के लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं कहने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप सावधानी से ट्रेड कीजिए। थोड़ा वॉल्यूम कम होंगे तो हैंडल अच्छे से होगा। आज इंडिया विक्स 1.5% टूटते ही इंडिकेट कर दिया था कि आज की क्लोजिंग अच्छी होने जा रही है, और वो हुई भी। 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज कर गया 22,622 पे। ये 550 से 650 वाली रेंज एक रेजिस्टेंस एरिया है। हमने कई देर बार आपको बताया, आज कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था आपको। तो 550-650 के बीच में ऑलमोस्ट हम 650 के आसपास हैं। एडजस्टमेंट होने के बाद मेरे को लगता है 602-618 के आसपास का नंबर आएगा। देख लेते हैं वो क्या होगा। ठीक, दूसरा वाइट निफ्टी बैंक में आज 47,900 के ऊपर है। आज हमने पहली बार, यानी कि पिछले 3 से 4 दिनों में पहली बार 48,000 के नीचे क्लोज करके गए हैं।
तो अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा समय और लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब तक अपनी 20 डे की एवरेज नहीं लेके आता ना, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग नहीं कराएगा। ये 20 डे की एवरेज क्या है सर? ये 20 डे की एवरेज है 48,250। ये एक बार पार हो जाएगी, फिर आपको बैंक निफ्टी भी मज़ा सिखाएगा, बताएगा कि देखो मैं कैसे चलता हूँ। फिलहाल जब तक रुको, जब तक ये पूरी रेंज पार नहीं होती, जो एक्सपेरिमेंट करने हैं निफ्टी के साथ करो, और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को भी पार कर रहा है। रिलायंस HDFC दोनों का सहयोग आ जाए, रिलायंस का सुबह से, HDFC का शाम को। और कुछ हद तक IT कंपनीज़ ने भी आज भले नुकसान किया ना केवल, लेकिन फ़ायदा भी नहीं किया और ऑलमोस्ट तो फ्लैट ही बंद हुए हैं। आशीष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया सुदीप सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। कुणाल परार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जतिन आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मार्केट के अंदर दिन बहुत अच्छा था, शानदार था, लेकिन बस डायरेक्शन चेक करनी थी। अगर आप नीचे जा रहे थे तो नीचे से कमाया, अगर नीचे से रिकवरी खेल रहे थे तो आपने रिकवरी में भी कमाया। बाजार में आज दोनों तरफ के लोगों को अच्छे भरपूर मौके दिए और ये आगे भी देगा। आप इसके लिए सतर्क रहिए, तैयार रहिएगा। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।